गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में मैं एसिड के बारे में पढ़ाया। आज हम चर्चा करेंगे बेस के बारे में। तो मैं बताया था कि एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और बेस का स्वाद कैसा होगा? बीटर होगा। कभी आप आंवला खाए? कसैला होगा। जामुन कसैला होगा। क्यों कैसा होता है? इसमें क्या होता है? बेस होता है। और इसको बेस को छुए। हाँ, एक और बात है भाई, अगर मान लिया जाए कि शॉप आप यूज कर रहे हैं, नहा रहे हैं बाथरूम में, और कहीं ओठों पर लग गई शॉप, तो कैसा लगेगा? अगर जीभ पर टच हो गया तो स्वाद उसका भी क्या होगा? तो बीटर होगा। यानी बी ऐसी चीजें जिसका स्वाद बीटर हो, कसैला हो, उसको क्या करते हैं हम? बेस करते हैं। एक और पहचान है कि बेस को छुएंगे तो स्लिपी होगा, शॉपी होगा। बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जो होते हैं जनरल मेटेलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। तो एक सवाल आपके मन में आता होगा, सर मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या कर रहे हैं? तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ना कुछ बनाएगा। तो जो ये बनते हैं, अगर केवल ऑक्सीजन हो, जैसे Mg+O2 MgO, तो ये बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, अगर हम सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते तो बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आगे की क्लास में इसे डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर ये ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड में केवल O होते हैं, ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोक्साइड में OH होता है। द नेम ऑफ ऑल बेस इन द नेम ऑफ मेटल एंड एंड विद द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। भाई मेटल का तो नाम होता ही, और साथ साथ जो उसके रिएक्शन होते हैं तो उसके ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड होता है, जिससे वो रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि राजेश जी हैं, और राजेश जी के नाम के पीछे तिवारी जी लगा हुआ है, तो उनका पूरा नाम क्या होगा? राजेश तिवारी। तो इसी तरह मेटल जो होते हैं उनका तो अपना नाम है ही, पर्सनल नाम है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, तो उसके नाम के बाद ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड लग जाता है। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अगर बेस को हम क्या करें? वाटर में डाल दें तो सारे बेस जो होते हैं सॉल्युबल नहीं होते हैं। हाँ, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अल्कली। भाई ऐसा नहीं करे, आप अल्कली की जगह छिपकली याद न कर लें, इसको अल्कली कहते, बहुत अच्छा नाम है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर अल्कली एंड यूज्ड in laboratories. Most of the metal oxide and hydroxide are insoluble in water. तो भाई बेस मिला मुझे, और बेस में जो मैंने पानी में डाला, वाटर में डाला, तो जो सोल्युबल हो गया वो तो क्या है? वो अल्कली है। और जो सोल्युबल नहीं हुआ वो बेस है। बेस तो है ही, नॉर्मल बेस है। तो एक कॉमन लाइन हम आपको कह सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्कली। नेम ऑफ बेस में आप चर्चा करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे सिलेक्ट लाइन वर्ड आया बेटा, इसका मतलब है लाइम, चूना। लाइम बोलते हैं चूना को। तो चूना को अगर जैसे आपको बाजार में मिलता है ना चूना, आप पान में देखते हैं, कुछ लोग हमारे सीनियर से, मुझे क्लास में नहीं बताना चाहिए, कुछ हमारे सीनियर टोबैको खाते हैं, खैनी खाते हैं। तो खैनी के साथ क्या यूज करते हैं? एक व्हाइट केमिकल्स यूज करते हैं जिसका नाम है चूना। तो चूना पानी में हमको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है शोप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड में। एंटासिड तक परिचित होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लू सील या बहुत सारे आते हैं। जब हमारे पेटों में गैस हो जाती है, एसिड हो जाती है, तो हम इस बेस का यूज करते हैं। इस बेस का नाम है एंटासिड। अब एसिडिटी ऑफ बेस, असल में द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड फर्निश्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज डिसॉल्विंग इन वाटर इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। यानी जिस
चीज में OH हाइड्रोक्साइड जो है उसकी मात्रा जितनी ज्यादा होगी तो वो एसिडिटी ऑफ बेस कहलाता है। अब हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ बेस की, तो सबसे पहला बात तो मैं कहा था आपसे कि दे आर बिटर इन टेस्ट, इसके स्वाद कैसा होता है, कशैला होता है। एक छूने में कैसा होता है, सॉफ्टी होता है, फिसलने वाली होती है। दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल वाटर, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अल्कली जो थी वो तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, लेकिन जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकती है। तीसरी टेस्ट की सबसे बड़ी बात कि अगर रेड लिटमस पेपर को इसमें डालें तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि लिटमस पेपर एक बहुत अच्छी टेस्ट है। अगर क्लास होता, आज मुझे याद आ रही है कि अगर क्लास होता तब मैं सर्टेनली आपको लिटमस पेपर और टेस्ट करके बताता कि इट इज रेड ब्लू, 2 टाइप्स ऑफ लिटमस, और दोनों का यूज में एसिड बेस और साल्ट तीनों को लेकर के दिखाता। ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक द कास्टिक पोटाश एंड कास्टिक सोडा आर ओरिजिन इन नेचर। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस तो वीक होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, कुछ बेस स्ट्रॉन्ग पावरफुल होते हैं, जिसमें हम वर्ड है कास्टिक पोटाश या कास्टिक सोडा। ये कोरेसिव है, कोरेसिव का मतलब है क्षय करने वाला, लॉस करने वाला होता है। अगर कहीं डाल देंगे तो उस पार्ट को ये बर्न कर देगा। दे रिएक्ट विद एसिड एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो ये आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पीछे कर रहे हैं यानी किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्ट करा दे तो न्यूट्रलाइज कर देगा, शॉर्टर बनाएगा। अब यूज की बात करें, अल्कली आर यूज इन मैन्युफैक्चर सोप फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अल्कली का यूज जो होते हैं, जो सोल्युबल बेस होते हैं, उसका यूज साबुन बनाने में, वेजिटेबल ऑयल से साबुन बनाने में होता है। अल्कली फाइंड वाइड एप्लीकेशन ऑफ पेपर इंडस्ट्री, in the manufacture of medicine and in the manufacture of artificial fiber such as rayon and nylon। अल्कली का यूज जो होता है पेपर इंडस्ट्री में होता है, या हमारे जो आर्टिफिशियल फाइबर है रेयन और नाइलन, उसके भी मैन्युफैक्चरिंग में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ सॉइल। भाई हम सॉइल में, जमीन में, हम पहले की बात तो रहने की, अब सॉइल में हम कोई भी जमीन था और कुछ भी हम बो देते थे, लेकिन नहीं, अब तो मॉडर्न तरीके से खेती करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे खेती में एसिडिक है, हमारी सॉइल खेती की मिट्टी एसिडिक है या बेसिक। अगर उसका नेचर बेसिक है तो हम उसमें एसिड का छिड़काव करते हैं, या एसिडिक है तो हम बेस का यूज करते हैं, और वो बेस है कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दे आर यूज फॉर मेकिंग mortar, for building and construction purpose। calcium hydroxide is used for the preparing a bleaching powder। bleaching powder ये जो होता है कीड़े मारने की दवा होती है, ठीक है। आप देखते होंगे नालियों में हम छिड़क देते हैं जिससे कि कीड़े मरते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड टू एंसर्टेन टू क्यूरिंग एसिडिटी इन द स्टमक। भाई एक बात है आपको मैं बता दूं, आज तो 30 के बाद का क्लास है, तो भाई आप सब बड़ी ऑयली चीज खाए होंगे, पिज्जा खाए होंगे और क्या क्या बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप इतना ऑयली खा लिए हैं कि आपके पेटों में एसिडिटी बढ़ गई, तो आप किसका यूज करेंगे, आप एंटासिड यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें, तो क्या होगा, आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी और आप को स्टमक पेन से क्या होगा, आजादी मिल जाएगी। अब थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। क्या फर्क है एसिड और बेस में? तो सबसे पहला फर्क है एसिड इट इज वाटरी टू टच। एसिड छूने में पानी जैसा लगता है, बट इट इज सॉफ्टी टू टच। बेस छूने में कैसा लगता है, सॉफ्टी लगता है, फिसलने में लगता है। अगर टेस्ट की बात करें तो एसिड का जो टेस्ट होता है सावर होता है, और बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। एसिड में लिटमस पेपर का यूज करें तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक इसका अपोजिट बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एक चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस है, इट डिकम्पोज कार्बोनेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोनेट। ये कार्बोनेट को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट बनाता है। अब तीसरी बात, अब हम एक टॉपिक चल रहे हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, सूचना देने वाला। भाई आपके यहाँ तो बिजली होगी, और बिजली अगर होगी
तो आपके बोर्ड में एक रेड रंग का स्विच लगा होगा और जिसके कलर रेड होंगे और इसको हम कॉमनली कहते हैं इंडिकेटर। यानी हम स्विच की ओर देखकर पता कर सकते हैं कि बिजली की सप्लाई है या नहीं। उसी तरह इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम यह बात जान जाते हैं कि दैट मटेरियल इज एसिडिक और बेसिक। So, अब चैप्टर की बात करें तो इंडिकेटर आर सबस्टेंस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर a substance is acidic or basic or neutral in nature. They change their color when addition to solution containing an acidic or basic substance. There are two types of indicator, natural indicator और synthetic indicator. भाई दो चीजें, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है उसको हम क्या करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। और आप सभी बहुत अच्छे नेचुरल इंडिकेटर से परिचित होंगे जिसका नाम है टर्मरिक, हल्दी। भाई एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप घर में बैठ के बोर हो गए होंगे तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। एक कपड़ा ले लीजिए व्हाइट कलर और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। भाई कैसे हल्दी लगाएंगे, पानी के साथ लगाएंगे। जब हल्दी लगाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक है, अब वो कपड़ा कैसा हो गया आपके पास, कपड़े पर धब्बा अगर व्हाइट है तो धब्बा टाइप का पीला हो गया। अब उसमें क्या कीजिए, आप थोड़े से लेमन का जूस, नींबू का जूस उसमें डालिए। जैसे डालेंगे तो देखिए क्या देखेंगे आप, उसका पीला कलर थोड़ा और डेंस हो गया, थोड़ा और पीला हो गया। लेकिन चूंकि ये तो लेमन जूस के रस के कारण होता है, हालांकि इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होती उसमें। और दूसरी बात है, अगर शॉप या साबुन के बुलबुले, साबुन के सॉल्यूशन को डालेंगे या साबुन से टच कराएंगे वाटर के साथ तो उसका कलर रेड हो जाएगा। समझ में ना? तो यानी एसिड जो टर्मरिक का यूज करेंगे तो एसिड में ये येलो का येलो रहेगा और उसके बाद रेड का हो जाएगा। अगर चाइना रोज की बात करें हम, चाइना रोज इसको समझते हैं आप, कॉमन, अरे भाई कॉमन भाषा में इसको बोलते हैं हम अरहुल, जो हमारे यहाँ बहुत सारा होता है। तो इसको चाइना रोज का अगर यूज करते हैं तो एसिड, अगर चाइना रोज का कलर लगा दें आप तो ये एसिड डालेंगे तो रेड होगा, लेकिन जैसे ही बेस इस पर डालेंगे तो इसका टेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। एक और बात है, मार्केट में हम लोग कभी भी देखते हैं पत्ता गोभी। भाई पत्ता गोभी किस कलर का होता है, पत्ता गोभी आपकी जनरली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन कभी कभी हमें रेड कलर की भी कैबेज मिलती है, जस्ट लाइक बीटरूट की तरह कलर होता है और कैबेज होता है। तो रेड कैबेज का अगर यूज करें तो एसिड डालेंगे तो इसका कलर पिंक होगा, लेकिन जैसे ही अल्कली डालेंगे, बेस डालेंगे, इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो बात करें थोड़ा सा हम लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर एक कॉमन इंडिकेटर है जो लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। ठीक है, और लिटमस पेपर दो होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर, और दोनों का यूज जब करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न इनटू रेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है अगर एसिड में हम यूज करेंगे तो इसका रंग क्या होगा, रेड हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर को अगर यूज करेंगे बेस में तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर दे आर मेड बाई फैक्ट्री, ये मैनमेड इंडिकेटर है, इस फैक्ट्री में बनता है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे, रोज देखिए आपके पास होता बहुत है, तो ये हम दो ही चीज चर्चा करेंगे, फेनोल्फथलीन और मिथाइलोनिन। बेटा आप 7 क्लास में और 7 क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, आप जो क्लास है उसके हिसाब से भाई ये इंडिकेटर दो ही पढ़ना है। तो इंडिकेटर दैट आर मेड इन लेबोरेटरी इन डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। द कॉमनली सिंथेटिक इंडिकेटर आर फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फथलीन इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर व्हिच टर्न पिंक इन बेस, ये बेस में क्या होगा, पिंक हो जाएगा, और एसिड में क्या होगा, कलरलेस रहेगा। मिथाइल ऑरेंज, इसको ये ऑरेंज कलर, एसिड में ऑरेंज कलर का रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको बेस डालेंगे इसका कलर येलो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट क्लास होगा मेरा, मंडे को क्लास होगा ही, तो इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की और साल्ट की। फिर हम आपको तीनों का डिफरेंस बताएंगे कि एसिड, बेस और साल्ट क्या है,
कॉमन नेम भी हम कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है और फ्यूचर में भी अगर साइंस पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा। यूज ऑफ साल्ट इन डेली लाइफ और नेक्स्ट चैप्टर की करेंगे। तब तक एक काम करिएगा आप मेरे कि आप चैप्टर को थ्रूली, कल संडे है, कल चैप्टर को थ्रूली पढ़ लीजिएगा, फिर हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। बस आज तक के लिए इतना ही। ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7 के लिए मैथ एक्सरसाइज 5.2 वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इस तरह से पावर नोटेशन, वेरिएबल एंड कांस्टेंट 2-3 टॉपिक है, तो आपको हम पहले बता दें। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है वेरिएबल और दूसरा जो टॉपिक है वो कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। आप सर्किल पढ़े हो और उस सर्किल में ये होता है डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू होता है R। देख रहे हैं, ये डायमीटर का फॉर्मूला कितना होता है 2R, 2 इंटू रेडियस। तो यहाँ पर जो ये 2 नंबर है ये आप देख सकते हैं, यह नंबर कोई चेंज नहीं हो सकता, यानी यह जो है वह कांस्टेंट हो गया और R जो हुआ वह चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है और D भी वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हुआ कि जो भी इक्वेशन आपके सामने आएगा, जो भी एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा और जो नंबर होगा वो आपका कांस्टेंट नंबर है और जो अंग्रेजी वर्णमाला का ABCD कोई भी होगा वो हो जाएगा आपका वेरिएबल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं 3x + y, तो ये x जो हुआ वह वेरिएबल हो जाएगा, y जो हुआ वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल और कांस्टेंट को हम समझते हैं। अब इसके बाद आपको पावर ऑफ नेचुरल नंबर, बहुत पहले, अभी इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 लिखना है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 का मतलब 4 होता है, लेकिन जब हम 2 इंटू 2 लिखते हैं इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 को हम 2 बार लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्सपोनेंट में इसको कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखिए, ठीक है, और इसको पावर में लिखना है, एक्सपोनेंट में लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 टू दी पावर 3। अब यहाँ 3 टू दी पावर 3, यहाँ 2 टू दी पावर 2, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंट हो जाएगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी ये पावर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। यहाँ भी ये जो नंबर है 3, ये ऊपर वाला है तो ये एक्सपोनेंट हो जाएगा और नीचे वाला जो 3 है वो बेस हो जाएगा। तो जो नीचे रहता है वो उसका बेस होता है और ऊपर रहता है वो पावर होता है। तो इस तरह से एक्सपोनेंट। अब हम एक बात जरूर बता दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो है एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स। ये 3 ऐसा वर्ड है जो तीनों का मीनिंग एक ही होता है। अगर हम सेकंड नेम ऑफ एक्सपोनेंट कहें तो आप पावर कर सकते हो, सेकंड नेम ऑफ इंडेक्स कहें तो पावर कर सकते हो। तो इस तरह से सेकंड नेम ऑफ पावर कहें तो आप एक्सपोनेंट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसको समझ करके आपको लिखना होगा। इस तरह से पावर नोटेशन में आपको बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही वो क्लियर हो गया। इस तरह से आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
देखिए अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आते हैं। तो an algebraic expression is and the expression in which variable and constant are the combined by the sign of fundamental operations। कहता है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो साइन के द्वारा कंबाइन होता है। अब साइन में प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब हो सकता है। तो उस साइन में आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये फंडामेंटल ऑपरेशंस है जिसमें साइन इंक्लूड रहता है। अब ऐसे हम कर सकते हैं कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें अनेकों पार्ट हो सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो साइन के द्वारा टर्म का काउंटिंग होता है। अगर मान लीजिए कि एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारा साइन है, प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड है, तो वो टर्म का फैसला होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2x² यहाँ लिखा हुआ है, प्लस 5y लिखा हुआ है, माइनस 3y लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर xy हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये टर्म कितना हुआ, 3 टर्म हुआ, और तीनों टर्म के बीच में साइन कितना है, तो एक पॉजिटिव साइन है और एक निगेटिव साइन है। इस तरह से 4 टर्म भी हो सकता है। अब इस टर्म के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। वो टर्म है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, यानी काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार का होता है। तो मेरे पास आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 प्रकार का दिया हुआ है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या डिफाइन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या क्वेश्चन हो सकता है कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इस तरह से आप दे सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें पहला कौन है, मोनोमियल। पहला कौन है, मोनोमियल। अब इस मोनोमियल का मतलब क्या होता है। जब क्लास चल रहा था तो उस समय आपको हम एक काउंटिंग सिखाए थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये काउंटिंग सिखाए थे। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, इत्यादि। तो इस तरह से आपका काउंटिंग है। तो टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए मोनोमियल का मतलब क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए 2x है, एक ही टर्म है, तो जिसमें एक टर्म रहता है, यानी जो साइन है, मैथमेटिकल साइन है, प्लस माइनस है, उसमें सिर्फ एक ही रहता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उस कंडीशन में अगर एक टर्म है तो उसको हम कहेंगे क्या चीज, मोनोमियल। क्लियर। अब यहाँ पर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट द कंटेन वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर हम मोनोमियल की चर्चा करते हैं तो उसमें एक ही टर्म होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म वाला कोई टॉपिक है तो इट मीन्स मोनोमियल का वो टॉपिक है, कर सकते हैं। अब सेकंड में आता है बाइनोमियल। सेकंड में क्या आता है, बाइनोमियल। और बाइनोमियल का मीनिंग होता है 2 टर्म्स। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, 2 टर्म्स, यानी जैसे 2x + 4 मैंने लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर कितने टर्म हो गए, साइन के साथ प्लस पॉजिटिव साइन के साथ 2 टर्म जुड़ा हुआ है, 2x + 4 हुआ। तो इस तरह से हम इसको कहेंगे बाइनोमियल। और बाइनोमियल का डेफिनेशन आप बता सकते हो कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अगर उस एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, बाइनोमियल। अब लास्ट में आता है ट्रिनोमियल। यहाँ पर हर टर्म करते हैं क्या चीज,
trinomial. Trinomial it means 3 terms. जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3, यहाँ पर कितने टर्म हुए? 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स का मतलब होता है ट्रिनोमियल, यानी 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म है वह अलजेब्रिक साइन के साथ 3 से जुड़ा हुआ है, तो वो हो जाएगा क्या चीज? ट्रिनोमियल। क्लियर? तो एंड ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्रिनोमियल। अब लास्ट में आता है क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल का मतलब 4 टर्म्स। जो डेफिनेशन इस सबका है वही क्वाड्रिनोमियल का है, यानी इसमें कितने टर्म हो जाएंगे? 4 टर्म्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 4x स्क्वायर dy माइनस 2 प्लस z, ठीक है? तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 4 टर्म्स हो गए, तो ये हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह से हम अभी आपको टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताए, काइंड्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताए। इसमें आपका रिवीजन है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। तो इस तरह से आप इस लेसन में जो डेफिनेशन वाला पार्ट था वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है? अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कुछ आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि वेरिएबल इज नॉन एज, ये कहा जा सकता है कि वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। उस पर कांस्टेंट की भी चर्चा हो सकती है, कांस्टेंट क्या है, या कांस्टेंट का एग्जांपल पूछा जा सकता है, या कोई एग्जांपल देकर के उसमें से कांस्टेंट पूछा जाएगा, वेरिएबल पूछा जाएगा, या कोई टर्म देकर के टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पूछा जाएगा। यानी अलजबड़ा के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल की चर्चा होगी। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को, टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट करेंगे, तो इस तरह से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग देंगे बुक के अंदर से देंगे, प्लस जो चैप्टर चेकअप है जिसमें केवल ऑप्शनल क्वेश्चन है उसको भी देंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 5.2 ये सेकंड बार आपको पढ़ाया जा रहा है। इस सेकंड बार में आपका इसमें 3 ही क्वेश्चन है, इसकी चर्चा हम कर देते हैं। जो कोई भी स्टूडेंट अगर जुड़ा होगा तो बना सकता है। इसमें है प्रैक्टिस टाइम 5.2, यानी एक्सरसाइज 5.2 बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 5.2। इसमें फर्स्ट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अभी आपको एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर x इंटू x लिखा हो, इसका मीनिंग क्या होता है? x टू द पावर 3, ठीक है? अगर इसको टर्म को बाहर हम करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए कि x इंटू x कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके डॉट डॉट करके 12 टाइम्स कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि x टू द पावर 12, है ना? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर नोटेशन में अगर कोई मल्टीप्लिकेशन लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। बुक में भी बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप पढ़ करके समझ करके बना सकते हैं। इसका बी नंबर का जो क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग द एक्सपोनेंट एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपांड करके लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ उसको एक्सपांड करके लिखना है। जैसे 4ax स्क्वायर y3 है तो 4 फॉर्म लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और a है तो इंटू a, x स्क्वायर है तो x इंटू x, y3 है तो y इंटू y। यानी इसको बिल्कुल विखंडित कर देना है, बिल्कुल तोड़ देना है। यानी 2 इंटू a इंटू x इंटू y इंटू y। इस तरह से जो भी आपका एक्सपोनेंट में दिया हुआ है उसको एक्सपेंड करके लिखना है, उसको फैला कर लिखना है, विस्तृत करके लिखना है। तो उसी का 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब लास्ट में यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड द क्वाड्रिनोमियल। यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है जो टर्म दिया हुआ है, जैसे x y z है, एक ही टर्म है तो किस में आएगा? मोनोमियल में आएगा। अब यहाँ पर mx प्लस t है, यह कितने टर्म में? प्लस के साथ 2 टर्म लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा? बाइनोमियल में आएगा। इस पर ट्रिनोमियल में, क्वाड्रिनोमियल में।
तो आप 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिफाई कर देना है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल कैसे है, केवल टर्म बता देना है। अगर 2 टर्म का है तो बाइनोमियल होगा, 3 टर्म का होगा ट्रिनोमियल होगा, और 4 टर्म का होगा तो क्वाड्रिनोमियल होगा। इस तरह से आपका एक लेसन फिर से रिवीजन हो गया, फिर से कंप्लीट हो गया। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग अपने स्टूडेंट को, अपने दोस्त को, अपने साथी को कहें स्कूल से जुड़े और पढ़ाई को कंटिन्यूअस करें। ठीक है, अगर आप पढ़ाई कंटिन्यूअस नहीं करेंगे, इस तरह से घूमते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा और अंत में आप कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। तो आप स्कूल से जुड़ेंगे, स्कूल के कांटेक्ट में रहेंगे, और जो लोग भी हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से मोबाइल पर देखेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट भी होगा, पढ़ाई भी होगी, ज्ञान भी बढ़ेगा और भविष्य भी आपका उज्जवल होगा। थैंक यू।